विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 74 शहर भारत में हैं। भारत में एयर पोल्यूशन के कारण लोगों की उम्र ऑन एन एवरेज 5 से 8 साल तक कम हो रही है। ये साफ है कि एयर पोल्यूशन आज देश में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गया है, लेकिन सरकारें इस समस्या का समाधान करने में विफल नजर आ रही हैं। इनफैक्ट सरकारें तो डेटा को मैनिपुलेट कर रही हैं। दिल्ली में प्रदूषण के लेवल्स को कम दिखाने के लिए AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के पास पानी का छिड़काव किया जा रहा है। Delhi government is spraying water outside air quality monitoring stations, hoping that this is going to reduce the AQI readings in the city. हमारे देश में एयर पोल्यूशन पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किन संस्थाओं की है? क्या ये संस्थाएं अपना काम पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कर रही हैं? क्या वायु प्रदूषण से जूझने के लिए जो हजारों करोड़ों रुपए एलोकेट किए गए हैं, उनका उपयोग उचित तरीके से हो रहा है? इन सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे जानने भी दो यारों में। जानने भी दो यारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि भारद्वाज और मेरे साथ हैं देश के जाने माने एनवायरमेंटल लॉयर ऋत्विक दत्ता, जो 20 सालों से पर्यावरण के मुद्दों पर काम करते रहे हैं और लाइफ लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के फाउंडर हैं, जिसे ऑल्टरनेट नोबेल प्राइज राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला। और मेरे साथ हैं RTI कार्यकर्ता अमृता जौहरी। लेटेस्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। गाड़ियों और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण साल भर दिल्ली की हवा प्रदूषित रहती है और हर साल सर्दी का मौसम आते ही अक्टूबर-नवंबर से हवा जहरीली हो जाती है। AQI सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच जाता है। आंखों में जलन, सांस की तकलीफ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। प्रदूषित हवा हमारे देश में सबसे बड़ा जन स्वास्थ्य संकट बन चुकी है, जिससे हर साल लाखों लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन सरकारें पर्याप्त कदम उठाती नजर नहीं आती। एक बड़ा विवाद का मुद्दा रहा है एयर पोल्यूशन का डेटा। भारत के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स WHO स्टैंडर्ड से बहुत कमज़ोर हैं। जहां WHO कहता है कि PM 2.5 5 से कम होना चाहिए, वहां भारत का स्टैंडर्ड 40 है, यानी कि WHO स्टैंडर्ड से 8 गुना ज़्यादा। सरकारी AQI मॉनिटर्स 500 से ज़्यादा की रीडिंग रिकॉर्ड ही नहीं करते, उसे केवल सीवियर प्लस कह दिया जाता है। हाल ही में तो हद ही हो गई। रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि AQI डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है। AQI के जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, जिन्हें मेन रोड्स, कॉलेजेस, स्कूल्स के पास रखा जाना चाहिए, वे पेड़ों के बीच ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स में लगाए गए हैं। AQI मॉनिटर्स के आसपास लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि वहां धूल मिट्टी बैठ जाए और पोल्यूशन की रीडिंग कम आए। दिवाली की रात जब पोल्यूशन लेवल सबसे ज़्यादा होते हैं, आधे से ज़्यादा मॉनिटरिंग स्टेशंस बंद पाए गए, जिससे जानकारी मिलनी ही बंद हो गई। सीधी सी बात है कि अगर समस्या का हल ढूंढना है तो सबसे पहले एक्यूरेट डेटा, पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। लोकतंत्र में लोगों को भी अधिकार है कि वे सूचना प्राप्त कर सकें। ऋत्विक, आप तो इतने दशकों से इस पूरे मुद्दे पर काम करते आए हैं। ये जो डेटा की मैनिपुलेशन है, ये कितना गंभीर मुद्दा है? डेटा मैनिपुलेशन जो हम एयर क्वालिटी में देखते हैं, मैं इसका फाउंडेशनल बेसिस को अटैक करने चाहता हूँ जी। पहले देखिए, जो आज हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं देश में, ये कितना शहरों से हम कलेक्ट कर रहे हैं। पूरे कंट्री में शहर है 4000, 4000 सिटीज़ है, और उन 4000 में से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं
जो है इफेक्टिवली ओवर ओनली आपके जो टोटल है 1500 मॉनिटरिंग स्टेशन है, अगर आप सीधे देखें तो केवल 130 सिटीज़ को हमने नॉन अटेनमेंट सिटीज़ माना है, 130 सिटीज़। सो 4000 में से हमने केवल 130 सिटीज़ को नॉन अटेनमेंट माना है, पर उसमें भी हमारा जो टोटल एम है अंडर नेशनल क्लीन एयर प्लान है वो केवल है कि हम केवल 1500 मॉनिटर्स लगाएंगे देश भर में। तो आप एक जगह को अगर शहर बोलते हैं, राइट, 4000 शहर में आप एक भी मॉनिटर नहीं लगा सकते। दिल्ली में 40 मॉनिटर लगे हुए हैं, इसीलिए दिल्ली जो है वो पोल्यूटेड में आ गया है। बट बाकी जो आप देख रहे हैं मोर देन 3,500 सिटीज जो है उनमें तो मॉनिटर्स लगे नहीं है, मॉनिटर लिए नहीं है। तो डेटा इशू बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आपके पास जितने, आप रूरल एरियाज को भूल जाइए, सिटीज को भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ कि डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। आज हम नेशनल क्लीन एयर प्लान फॉलो कर रहे हैं। नेशनल क्लीन एयर प्लान जो है वो बना है कि आप नॉन अटेनमेंट सिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए, ये जो नॉन अटेनमेंट वर्ड है ना, ये अमेरिका से लिया गया है। आप सिंपल बोल सकते थे ये पोल्यूटेड सिटीज़ है। नॉन अटेनमेंट कोई समझ नहीं पाता, जो अंग्रेजी जानता है वो भी नहीं समझ पाता है कि नॉन अटेनमेंट क्या होता है। तो आप बोलते हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, एक्चुअली दीज आर पोल्यूटेड सिटीज़। पोल्यूटेड सिटीज़ को आप आइडेंटिफाई कैसे किए? पोल्यूटेड सिटीज़ के लिए इन्होंने 307 सिटीज़ में मॉनिटर्स लगाए। उसके बेसिस में पहले 102 और आखिर में 130 सिटीज़ आए जो अटेंड नहीं कर रहे। अगर 4000 सिटीज़ में मॉनिटर लगाते तो क्या पता हमारे पास 2000-3000 सिटीज़ पोल्यूटेड निकलते। तो आपके जो मेन फाउंडेशन है वो केवल 307 सिटीज़ में 703 आपने मॉनिटर्स लगाए। उसके बेसिस में आपने एक प्लान बनाए जिसमें आपने आइडेंटिफाई कि केवल मैं 130 सिटीज़ जो है उसी में एक्शन प्लान करूंगा, और उसके बेसिस में मैं 1500 मॉनिटर्स मैं लगाऊंगा पूरे देश में। आप एग्जाम्पल देखिए, फ्रांस और यूके इंडिया के बराबर में कितने छोटे देश हैं, उनमें 600 से 700 मॉनिटर्स लगे हुए हैं, राइट। तो आप मॉनिटरिंग जो है डेटा तो आप जनरेट तब होगा जब आप मॉनिटर्स लगा रहे हैं। आज हमारे देश में सबसे कम मॉनिटर्स है अगर हम एरिया और पॉपुलेशन के बेसिस को देखते हैं। तो हम तो बार बार यही कहते हैं ऋत्विक के देश जो है नो डेटा अवेलेबल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मतलब डेटा ही नहीं है तो लोग क्या जान पाएंगे, जवाबदेही क्या सुनिश्चित होगी, एक्शन प्लान क्या बनेंगे, जैसे आपने कहा। तो ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर डेटा नहीं है तो इस पूरी समस्या को कैसे टैकल किया जाएगा, इसके ऊपर तो कोई क्लैरिटी इमर्ज ही नहीं हो सकती, इसका मतलब है। तो अमृता, अगर आप हमें थोड़ा बताएं कि किस तरीके से जो एयर पोल्यूशन है वो लोगों के स्वास्थ्य को इम्पैक्ट कर रहा है हमारे देश में। बिल्कुल अंजलि, IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो प्रकाशित होता है उसमें दुनिया के सबसे प्रकाशित देशों में से भारत 5वें नंबर पर पाया गया है। भारत की जो हवा है वो इतनी प्रदूषित है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो निर्धारित किया है सेफ लिमिट, उससे हम 10 गुना ज़्यादा प्रदूषित हैं। PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी लंग्स से एंटर करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और बहुत ही भयानक बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे कि लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़। और ख़ास करके बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट और उनके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही एक डेंजरस पोल्यूटेंट माना जाता है और ये की पोल्यूटेंट है। ये जो पूरी रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये इसी PM 2.5 के बेसिस पे बताती है कि दुनिया भर में हवा की क्या स्थिति है। अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पूरी दुनिया के जो 100 जो सबसे जो प्रदूषित शहर हैं उनमें से 74 शहर भारत में ही स्थित हैं। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है बर्नीहाट, वो असम और मेघालय के बॉर्डर पे पाया गया और दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है।
अभी हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके मुताबिक अगर देखा जाए, अगर जो AQI का डेटा है वो एनालाइज करा जाए, तो पिछले 2 सालों में दिल्ली में एक भी साफ हवा का दिन नहीं था, यानी कि एक भी दिन ऐसा नहीं। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने बताया है कि इस सारे प्रदूषण का कितना खतरनाक इम्पैक्ट हो रहा है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 साल से कम हो रही है। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के निवासियों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 5 सालों से कम हो रही है। लैंसेट में प्रकाशित स्टडी ने ये भी बताया है कि अगर हम देखें कि कितनी मौतें हो रही हैं एयर पोल्यूशन के कारण, तो 2022 के आंकड़े उन्होंने बताए कि 17 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई भारत में एयर पोल्यूशन के कारण। और साथ ही में एयर पोल्यूशन जो कि आज के समय में एक जन स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकट बन गया है, इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव भी हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जितनी प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही हैं एयर पोल्यूशन के कारण, उसका अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जाए तो भारत का करीबन 10% GDP का लॉस हो रहा है एयर पोल्यूशन के कारण। तो ऋत्विक, बहुत क्लियर है कि कितना खराब प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके जीवन पर, इकोनॉमिक स्थिति पर आज हो रहा है ये जो एयर पोल्यूशन है इसका। एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि सरकारें और जो संस्थाएं जिनका काम है कि वो नियंत्रण करें, कंट्रोल करें एयर पोल्यूशन पर, वो तुरंत इलैक्रिटी से काम करेंगी, एकदम से सही तरीके के लॉज, सही तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, पारदर्शी तरीके से काम होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी और इस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। और भारत कोई एकमात्र देश नहीं है जहाँ पर ये प्रॉब्लम रही है। लंदन को देख लीजिए, यूरोप की कितनी कंट्रीज़ हैं, चाइना, जब ओलंपिक्स हुए थे चाइना में, उस समय पर कितनी हाहाकार मची थी कि वहाँ पर तो एयर पोल्यूशन कितनी ज़्यादा है, बीजिंग में, वहाँ पर भी ये समस्या रही, अमेरिका में ये समस्या रह चुकी है। लेकिन कंट्रीज़ इस सबको सक्सेसफुली डील करती हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस और सरकारें इसको डील करते हैं। लेकिन भारत में हम देखते हैं कि जो सारे सिस्टम्स लगाए गए हैं, चाहे वो थर्मल कोल प्लांट्स को, पावर प्लांट्स को रिलोकेट करने की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्लीट लाने की बात हो, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे क्रैकडाउन करने की बात हो, ये सब चीज़ें हम होते नहीं देखते। तो व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस, ये जो संस्थाएं हैं हमारे देश में, वो चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हो, CAQM हो, NGT हो, ये कितने प्रभावी हैं, कौन सी संस्थाएं हैं, कितना प्रभावी उनका काम है कि हम देख रहे हैं कि साल दर साल एक ही बात हर बार हम करते रहते हैं कि इतनी बुरी पोल्यूशन है और कुछ समाधान नहीं हो रहा। इसको अगर हम एक तरह से देखें कि हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, पर रियली अगर हम देखें जो आज डेटा जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो केवल PM10 का दिया जा रहा है जी। मैक्सिमम जो आपको डेटा दिया जा रहा है, और इसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि हमारे जो नेशनल क्लीन एयर प्लान था 2019, उसका फर्स्ट एम जो था पहले वो ये है कि आपका जो PM10 और PM2.5 आपके लंग्स के डीप अंदर जाते हैं, छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, रेस्पिरेबल। सो 2.5 और 2.10 PM10 एंड 2.5 को आप 20 से 30% रिडक्शन करेंगे बाय 2024। ये नेशनल प्लान सभी संस्था को काम दिया गया था कि आप बनाएंगे, एक स्टेट एक्शन प्लान होगा इसके लिए, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स होना है। कौन सी संस्थाएं हैं, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। आप संस्था में देखिए, पहला सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक तरह से अपना हैंडओवर कर दिया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQ। उसके पहले एक संस्था होता था एप्का। नाउ ये सब जो संस्था है ये केवल NCR के लिए बने हैं। हमने एयर पोल्यूशन को एक अलग तरह से देखता है कि ये पॉलिटिकल बाउंड्री के बाद जो है पोल्यूशन खत्म हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा है। तो एक प्रिविलेज्ड एरिया को हमने मार्क कर लिया है। तो एक आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट में भी, सेंटर में भी, साथ में जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, और एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी आपके एनवायरमेंटल इंजीनियर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के ऑफिसर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली आप अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा देखते हैं तो पिछले जब से लास्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स में आपके पास कोई एक भी क्रिमिनल केस ढंग का एयर पोल्यूशन के ऊपर फाइल नहीं किया जाता है। दिल्ली में भी
टिल नाउ, अभी तो कानून ही चेंज कर दिया गया, अभी तो उनको सब कंपाउंडेबल ऑफेंस कर दिया, सिविल केसेस कर दिया गया क्या जन विश्वास एक्ट के अंतर्गत। तो आज तो पोल्यूशन करना एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस है भी नहीं, जबकि होना चाहिए। जबकि जब वो था तब भी आप केस फाइल नहीं करते। तो एक तरह से जितने भी संस्था है, चाहे कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हो, चाहे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे एसपीसीबी हो, इनके पास ना कैपेसिटी है ना इनके पास विल पावर है। आई थिंक कैपेसिटी से भी ज्यादा विल। इनको लगता है कि अगर आप पोल्यूटर के ऊपर एक्शन लेते हैं, आप देश के डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हाल ही में जजमेंट दिया उसमें बोला कि अगर किसी ने बिना अनुमति के कंस्ट्रक्शन किए उसको डेमोलिशन से ज्यादा पोल्यूशन होगा, इसलिए हम उसको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल देंगे। तो ये एक आइडिया आ गया है धारणा बन गई है कि जो अगर धुआं गाड़ी से निकल रहा है, चिमनी से निकल रहा है, ये हम डेवलपमेंट के इंडिकेटर है। तो जब तक ये माइंडसेट है, अगर आप उसको एक्शन लेते हैं तो इससे जॉब लॉस होगा, इसमें से ये जो लोग कंट्री का जीडीपी में इफेक्ट होगा। जो अब आप बता रहे थे ये इशू, कितने लोगों का डेथ हो रहा है, कितने लोगों का लाइवलीहुड लॉस हो रहा है, कितने का प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है, जीडीपी इंपैक्ट हो रहा है, इसके बारे में हम नाइदर ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये दे आर नॉट गियर्ड टू लुक इनटू दिस इशू। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि वो शो कॉज नोटिस इशू करते हैं। कानून में कहीं पर भी शो कॉज नहीं का प्रोविजन नहीं है। सेकंड क्या है, कहीं पर भी स्पॉट फाइन का प्रोविजन नहीं है। आज अगर आप बिना सीट बेल्ट का गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पुलिस के पास पावर है, बिल्कुल। पर आज यहां पर क्या है, अगर आप पोल्यूट कर रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कंसर्न की जॉइंट सेक्रेटरी के पास, जॉइंट सेक्रेटरी एडजुडिकेट करेंगे, वो आपको एक फाइन अमाउंट होगा, वो फाइन आप चैलेंज कर सकते हैं एनजीटी के सामने। तो एंड रिजल्ट क्या है, होना कुछ भी नहीं है। इसके कारण क्या है, जो डेटा जो वायलेटर्स है उनको लगता है कि जब तक हम पोल्यूट करते रहेंगे हम कोई एक्शन हमारे ऊपर होना नहीं है। और सरकारी आंकड़े खुद बता रहे कि नो एक्शन हैज बीन टेकन इवन इन दिल्ली अंडर एयर एक्ट इन द लास्ट 10 years। उसका पहले का डेटा मेरे को नहीं पता है, पर आज तक एक केस फाइल नहीं हुआ। मैं कन्विक्शन का बात कर ही नहीं रहा हूं, कन्विक्शन तो बहुत दूर का बात है। ये आप इसको एक कॉग्निजेबल एक ऑफेंस भी नहीं मान रहे, वर्दी ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट। So that itself is a problem। सेकेंड जो इशू आता है, इसमें हम बोल रहे हैं कि एयर पोल्यूशन, देखिए नेशनल क्लीन एयर प्लान 2019 में कहा कि आप 20 to 30% रिडक्शन करेंगे इन PM10 एंड PM 2.5। 24 में PM 2.5 को हटा दिया गया है। अभी आपके पास केवल PM10 है। PM10 डज नॉट गो डीप इनसाइड, तो आपने पहला एक पोल्यूटेंट को आउट कर दिया, मेन पोल्यूटेंट एक तरह से जो था। देन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 12 पोल्यूटेंट्स है। ओजोन है, बेंजोपायरिन है, सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप किसी को काउंट नहीं कर रहे, आप एयर पोल्यूटेंट में केवल एक ही को काउंट कर रहे हैं, वो PM10। सो लुक एट द डेटा, द इशू। आप केवल एक पोल्यूटेंट, जबकि आप खुद मानते हैं कि 12 पोल्यूटेंट्स हैं, उनमें से एक को काउंट कर दिया, 2 थे उसमें से एक हटा दिए, PM10 को ले रहे हैं। PM10 में भी आप मॉनिटरिंग, केवल 1500 मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हैं, वो भी सिटीज में। आपका एम है एज पर क्लीन एयर प्लान कि केवल 100 मॉनिटर्स लगाएंगे रूरल एरिया में। सो होल ऑफ रूरल एरिया जहां पर आपके इंडस्ट्री भी है, बिल्कुल, आपके माइनिंग भी हो रहे हैं, उसमें केवल आपका एम है 100 मॉनिटर्स लगाने। सो एजेंसीज का फॉल्ट कहां पर आता है? पहला, आप डेटा नहीं दे रहे। मैं हर टाइम ये बोलता हूं कि मॉनिटरिंग से आपका एयर पोल्यूशन डाउन नहीं होगा, थर्मोमीटर से आपका फीवर कम नहीं होने वाला है, वेरी सिंपल। बट थर्मोमीटर से आपको बताता है कि आपको क्यों फीवर हुआ है और आपको क्या इसके लिए इलाज चाहिए। आज के दिन हम पूरे एक्शन को बना रहे कि हम मॉनिटर लगाएंगे, वो भी केवल 1500 में, वो भी केवल PM 2.5 के लिए। तो आपके पोल्यूशन में प्रॉब्लम जो इशू है वो सॉल्व नहीं होने वाला है। एंड अलग अलग पोल्यूटेंट बॉडी को अलग तरह से इफेक्ट कर रहा है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सल्फर है, नॉक्स है, और उसी में आप देखते हैं कि सभी एजेंसीज जो है इन्होंने हटा दिया पोल्यूटेंट को। हाल ही में जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें बोल रहा है सॉक्स के लिए आपको थर्मल पावर प्लांट्स के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिया, उनको FGD नहीं लगाना है,
और सबसे डेंजरस है, काफी सारे थर्मल पावर प्लांट्स जहां एफजीडी लगे हैं वो उसको डिसमेंटल कर रहे हैं। एफजीडी का एफजीडी का मतलब है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो सॉक्स एक पोल्यूटेंट है, वो बाद में PM 2.5 और 10 बन जाता है। राइट। उसके लिए आपका मैंडेटरी था कि आप 2017 तक सभी पावर प्लांट्स में एफजीडी लगाएंगे। अभी जो नया नोटिफिकेशन है उसमें हटा दिया है, और यहां तक कहा कि जिन्होंने लगाया है वो भी हटा सकते हैं। जरूरत नहीं है। तो ऋत्विक, जो आप बता रहे हैं तो बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि इतने लेवल्स पर प्रॉब्लम्स हैं, और नेचुरली फिर जो इतनी बड़ी आज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गई है वो तो होनी ही थी, क्योंकि आप कह रहे हैं ना तो हम डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं जो सारे डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं उसका, हम कर भी रहे हैं तो इतनी कम जगहों पर कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर पता भी चल रहा है कि गलत काम हो रहा है वहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि कोई केस फाइल ही नहीं हो रहा है, उसको क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं अब माना जा रहा है, और कोई एक्शन लेने की तो बात दूर है, कन्विक्शन की बात दूर है, उनके ऊपर केसेस तक फाइल नहीं किए जा रहे हैं। तो मतलब एक कंप्लीट ब्रेकडाउन है। एंड नो वंडर जो हालात आज हम देख रहे हैं देश में, और आप जैसे कह रहे हैं कि यही होता है कि बस सर्दी का जब समय आता है और हवा बिल्कुल ही जहरीली हो जाती है, स्पेशली दिल्ली में, क्योंकि सारे मॉनिटर्स सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड दिल्ली में है, तब एक हाहाकार मचती है, जाकर मीडिया में बातें होनी शुरू होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर हो जाती है। अभी हाल ही में तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके तो बहुत कारण होंगे, इसके तो सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, कोर्ट क्या करेगा। आप तो इतने कारण बता रहे हैं, सोल्यूशंस भी है इसके, पूरे विश्व में से भी हम सीख ले सकते हैं, लेकिन जो काम करने की ज़रूरत है वो नहीं होता दिखाई दे रहा, और संस्थाओं की कमी नहीं है। जैसे आपने कहा कि संस्थाएं तो हमारे देश में बहुत हैं, पर वो कर क्या रही हैं, ये एक बड़ा सवाल उठता है। अब ऐसे में अमृता, अगर आप थोड़ा सा बताएं कि सूचना का अधिकार कानून जो हमारे देश में है उसका इस्तेमाल करके नागरिक जो है कम से कम कुछ सूचना जो है उसे तो इकट्ठा कर सकते हैं, सरकारों को जवाबदेह बनाने की ओर बढ़ सकते हैं, थोड़ा अपने आप को भी ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो कुछ अगर आप बताएं कि आरटीआई को कैसे लगाया जा सकता है, क्या सूचना कुछ निकाली जा सकती है? जी बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो हर एक राज्य में एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है, और यदि आप एक यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बनाई गई है। तो ये एक तरीके से नोडल बॉडी है। इधर आप अपनी आरटीआई एप्लीकेशन डाल के ज़रूरी जानकारी मांग सकते हैं। सबसे पहला तो सवाल यही उठना चाहिए कि क्या आपके शहर में, क्या आपके राज्य में पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, उसकी स्टडी कब की गई थी, और उस स्टडी की कॉपी मांगिए। देखिए, पोल्यूशन को टैकल करने के लिए सबसे ज़रूरी है समझना कि पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। दूसरा सवाल यही पूछिए कि क्या कोई एक्शन प्लान बनाया गया है एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, कब बनाया गया एक्शन प्लान, और उसकी कॉपी मांगे। तीसरा सवाल, यदि वेबसाइट पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी का डेटा उपलब्ध नहीं है तो आप एक अहम सवाल पूछिए कि आपके पूरे राज्य में कितने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स स्थापित किए गए हैं, उनकी क्या क्या लोकेशन है, और उसका जो डेटा है पिछले 3 महीने का वो उनके डेली रीडिंग्स का डेटा मांगिए। एक और ज़रूरी सवाल, क्योंकि ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं मॉनिटरिंग की और इन्फोर्समेंट की, तो आप सवाल पूछिए कि पिछले 1 साल में कितनी जगह जाके स्पॉट इंस्पेक्शंस या कितनी जांच करी इन्होंने इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, उनमें से कितनों पे इन्होंने एक्शन लिया, कितनों को इन्होंने क्लोजर नोटिसेस दिए कि आप तो उल्लंघन में पाए गए जितने भी कानून है, तो आपने कितनों में उसमें क्लोजर नोटिसेस दिए, कितनों में आपने FIR की रिकमेंडेशन की, कितनों में आपने पेनल्टीज लगाई, और क्या वो पेनल्टीज असली में रिकवर हुई भी कि नहीं। उसी के साथ साथ आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके पास टोटल बजट कितना उपलब्ध है, उस बजट में से कितना बजट एयर पोल्यूशन के लिए एयरमार्क किया गया, और असली में किया क्या केवल डस्ट मैनेजमेंट पे ही सिर्फ पैसा खर्च किया, या फिर क्या जो और भी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है उन पे कितना खर्च किया, इन प्रोजेक्ट्स का क्या कोई असेसमेंट किया गया कि ये एक प्रोजेक्ट अंडरटेक किया गया तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ एयर पोल्यूशन पे। साथ ही में आप ये भी पूछ सकते हैं कि इस जो आपके इस राज्य का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके पास पिछले 1 साल में एयर पोल्यूशन को लेके कितनी शिकायतें आई और हर एक शिकायत पे उन्होंने क्या एक्शन लिया। तो ये एक तरीका हो सकता है कि
आप अपने घर बैठे बैठे एक तरीके से एक्टिव होके इन्वॉल्व हो सकते हैं इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। और अब तो आरटीआई डालना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी और ज़्यादातर जो राज्य सरकार है उन्होंने आरटीआई डालने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। तो आप घर बैठे बैठे आरटीआई डाल सकते हैं। आप उसकी जो फ़ी है वो आप यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। और जो भी ये जानकारी जो आप इकट्ठा करें उसको और लोगों के साथ शेयर करें और जवाबदेही मांगे एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर। ऋत्विक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ ने तो बहुत बार आरटीआई कानून का इस्तेमाल करके सूचनाएं निकाली हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले जो नेशनल एक्शन प्लान है क्लीन एयर के लिए, उसके बारे में भी आपने आरटीआई एप्लीकेशंस निकाल के ये दिखाया था कि 17 राज्य ऐसे थे जहां पर कोई प्लान बनाया ही नहीं गया था। तो आप ज़रा थोड़ा अगर हमें बताएं कि आरटीआई का आपकी संस्था ने कैसे इस्तेमाल किया है और उससे सरकारों को कैसे जवाबदेह बनाया है एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर। थैंक यू। तो इसमें हम लोगों ने जो किया है, 2 चीज़ में हमने आरटीआई यूज़ किया एयर पोल्यूशन को लेके। एक था कि अंडर नेशनल क्लीन एयर प्लान हर स्टेट का था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 2 साल के अंदर वो एक स्टेट एक्शन प्लान बनाए। बिकॉज एयरशेड मॉडल है, आपका एयर पोल्यूशन लिमिटेड नहीं है सिटीज़ में। बिल्कुल। तो जितने भी स्टेट्स हैं उनको कहा गया था कि आप 2 साल के अंदर एयर पोल्यूशन ये जो स्टेट एक्शन प्लान बनाएंगे, उसके पहले सीपीसीबी को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आप गाइडलाइंस बनाएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर स्टेट एक्शन प्लान। अनफॉर्चुनेटली कोई स्टेट्स बनाए नहीं है। 17 स्टेट इसलिए है कि एक स्टेट को जिसके पास एक नॉन अटेनमेंट सिटी हो, उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट एक्शन प्लान बनाने का। अच्छा। सो फॉर एग्जांपल केरला में कोई नॉन अटेनमेंट सिटी नहीं है। अच्छा। तो केरला के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो स्टेट एक्शन प्लान बनाए। सो 17 जो थे बेसिकली हमने पता किया और ये पता चला कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ही गाइडलाइन नहीं बनाया। इसके कारण कोई भी स्टेट ने अपना स्टेट एक्शन प्लान भी नहीं बनाया। तो फिर उस इंफॉर्मेशन को लेके हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में गए एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो ऑर्डर्स के अंतर्गत अभी सभी स्टेट्स ने स्टेट एक्शन प्लान फाइनली बन चुका है। तो जो 17 स्टेट सबने बना दिया सबने बना दिया। उसमें अभी इशू ये है कि क्वालिटी में फर्क है, काफी सारे गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं है, काफी सारे वेग है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिससे कि हमें लगता है कि पोल्यूशन कम नहीं हो सकता, बट एट द सेम टाइम बन चुका है, वो पब्लिक के सामने है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत इफेक्टिव यूज है आरटीआई का, कि जिसमें से हम लोगों ने ये प्रूव कर पाए कि स्टेट एक्शन प्लान बनानी है। सेकेंड जहाँ पर हमने यूज किया है वो था कि हर इंडस्ट्री के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑनलाइन कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग करे, ओसेम्स। एंड साथ में वो जो ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग डेटा है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट में अपलोडेड हो, अवेलेबल हो 24/7। ओके। उसके लोग जब हमने आरटीआई फाइल किया और फिर हमने स्टडी किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकला। पहला तो मैक्सिमम इंडस्ट्री ओसेम्स लगाए नहीं है, ऑनलाइन कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग। सेकेंड, जहां पर वो अवेलेबल है एसपीसीबी, वो सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, केवल इंडस्ट्री देख सकते हैं। उसको लेके हम एनजीटी में गए और एनजीटी ने ऑर्डर दिया जिसके कारण आज बिना पासवर्ड के आप एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें से हमें मिला एनजीटी में से ही बेस्ड इन कि आपके पास पोल्यूशन जानने के लिए आपके पास ये नहीं चाहिए कि आज पोल्यूशन लेवल क्या है, आपको हिस्टोरिक पोल्यूशन भी जानना जरूरी है कि क्या है। वो हिस्टोरिक डेटा देते नहीं थे, उसके लिए भी हमने ऑर्डर किया एंड अल्टीमेटली आज ये तीनों चीज अवेलेबल है। आपके पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, हिस्टोरिक डेटा भी आ गया है और ओसेम्स है। अल्टीमेटली जैसा हम हर टाइम करते हैं, आरटीआई इज अ टूल। और हम देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन का इतना डेंजरस इम्पैक्ट है, इतना सीरियस इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ पे, हमारे राइट टू लाइफ के ऊपर। अगर हम देखें, इसमें एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सरकारें क्या कर रही हैं इस पूरे मुद्दे पे। अभी पिछले महीने ही खबर आई थी कि दिल्ली ने कोशिश करी कि क्लाउड सीडिंग की जाए आर्टिफिशियल रेन करने के लिए, और जब खबर निकली तो पता चला कि दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ 3 करोड़ 21 लाख का एक एमओयू साइन करा था और 2 साइकिल्स ट्राई करे और दोनों ही फेल हो गए। अब
एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि ये तो एक तरीके का गिमिक है, ये कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। और आरटीआई के माध्यम से पता चला कि 48 लाख रुपए खर्च हुए थे इन 2 राउंड्स पे, जो दोनों ही फेल हुए। आपने खुद ही बताया कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसमें कितना अंडर यूटिलाइजेशन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 64% जो फंड्स हैं वो अंडर यूटिलाइज रह रहे हैं, अनयूटिलाइज रह रहे हैं। बजट मिलते रहता है लेकिन सरकारें इसको खर्च ही नहीं कर रही। एमसीडी के बारे में तो ये अभी आरटीआई के थ्रू ये जानकारी छपी थी कि 36 करोड़ में से केवल 6 करोड़ का खर्चा किया पिछले 2 सालों में। तो सवाल यही उठता है कि सरकारों को क्या करना चाहिए, क्या वो उचित कदम उठा रहे हैं, क्या वो सिर्फ शॉर्ट टर्म विजिबल एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि बैंडेड लगाने का काम कर रहे हैं। और फंड यूटिलाइजेशन को भी लेकर ऋत्विक क्या ज़रूरी स्टेप्स हैं, क्या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन पे कि फंड उचित तरीके से लगे तो एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर। अगर आप इस फंड के बारे में देखते हैं, मैं ये मानता हूँ कि आप 100% भी फंड यूटिलाइज करें तब भी आपको एयर पोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं नज़र आने वाला है। उसका रीज़न है कि आप गलत तरह से फंड यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए, एक एनकैप का पार्ट है विच इज़ केयर कि आप प्लांटेशन करेंगे, आप पेड़ लगाएंगे। आप पेड़ लगाने के उसमें भी हमने आरटीआई किया और हमारे रिपोर्ट भी सामने है, जहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेड़ आप कहाँ लगाएंगे, हाई पोल्यूटेड एरियाज़ में। हमने आरटीआई लखनऊ में लगाया, दिल्ली में लगाया, सब सिटीज़ में लगाया। पता चला कहाँ पर पेड़ लगाए, जो ऑलरेडी ग्रीन एरियाज़ हैं। आपने हाई पोल्यूटेड एरिया में, क्योंकि वो बोलते हैं कि हाई पोल्यूटेड एरिया में सर्वाइवल कम है, तो आप दिल्ली में भी देखेंगे जहाँ पर पोल्यूटेड है, शादरा साइड, ईस्ट दिल्ली, वहाँ पेड़ नहीं लगाएगा दिल्ली रिच के ऊपर। तो वो हमने आरटीआई से निकाले थे कि जितने भी पोल्यूशन एरियाज़ है उसमें केवल आप फंडिंग प्लांटेशन का 100% यूज़ हुआ है, पर गलत जगह यूज़ हुआ है, राइट। इसी तरह आप अगर सिंपल फॉर्म में देखते हैं, जिस तरह से इन्होंने यूटिलाइज कर रहे हैं अमाउंट में, उसमें कोई कंट्रोल होने वाला नहीं है। अब आप व्हीकल का भी देखिए, BS4 से हम BS6 चले गए, राइट। आप BS6 के जगह आप कभी BS10 में जाएंगे, 15 में जाएंगे, बट फैक्ट इज ग्लोबली ये प्रूव किया गया है कि जब तक आप सीलिंग नहीं करते हैं, रेस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं, न्यू एडिशन, तब तक आपके पास पोल्यूशन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। बिकॉज जब तक नए गाड़ी आते रहेंगे, आप उसको फ्यूल एफिशिएंट भी करेंगे और लेस पोल्यूटिंग भी करेंगे, तब भी वो पोल्यूटिंग है। आप उसको नंबर्स जब तक नहीं करेंगे, और उस बोल्ड डिसीजंस को अभी लेने वाले कोई नहीं है। सो अल्टीमेटली हमें लगता है कि पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा केवल टेक्नोलॉजी से या अमाउंट यूज़ करने से। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। इनफैक्ट देखा गया है कि अगर आप व्हीकल का एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, अच्छा चीज़ है, पर लोग फिर ज़्यादा गाड़ी यूज़ करते हैं। सो एंड रिजल्ट पोल्यूशन लेवल सिर्फ बढ़ ही जा रहा है। तो कहीं पर ये प्रूव नहीं हो रहा है कि आपके इफेक्टिवनेस है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको। पेडेस्ट्रियन को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप फुटपाथ्स को रेडी करेंगे, लोगों के लिए नॉन मोटराइज्ड फॉर्म लगाएंगे, ट्राम नेटवर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अब इवन वेस्ट बंगाल में आप देखिए, कैलकाटा में होल अटेम्प्ट है कि हम ट्राम को किस तरह से डिसमेंटल करें, साइकिल्स को किस तरह से बंद किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार यूज़ करें और पर्सनल कार यूज़ करें। सो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है माइंडसेट का भी एंड लॉन्ग टर्म विजन का। ये इसी कारण जो है आज हम, और आई थिंक एक और चीज़ मैं मानता हूँ कि ये जो हम आइडिया कर रखे कि 2 साल में 3 साल में पोल्यूशन लेवल कम कर पाएंगे, वो नहीं होने वाला है। आज पोल्यूशन गलत, जो आज सिचुएशन है, ये हमारे गलत नीतियों के कारण ओवर ईयर्स हुआ है। इसको अगर हमें सुधारना है तो हमें 10-15 ईयर्स का विजन रखना चाहिए। ये नहीं कि इसी सीजन में हम इसको सुधार पाएंगे। बिल्कुल। और ऋत्विक, जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, लोग तो बहुत परेशान हैं, अब उत्तेजित भी हैं, और ये बहुत जायज़ है क्योंकि इतनी लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। अब ऐसे में लोग जो है वो कोशिश करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। हाल ही में भी हमने देखा कि दिल्ली में प्रोटेस्ट्स हुए, लेकिन उनसे कुछ खास निकला नहीं। ग्रैप 3 इम्पोज हुआ और फिर उसे भी वापस ले लिया गया। आपके ख्याल से क्या ऐसी सूचनाएं हैं जो लोगों को, जिस पर नज़र रखनी चाहिए, जो लोगों के पास होनी चाहिए, जिससे कि वो एक मीनिंगफुल तरीके से सरकारों को डेमोक्रेटिक मीनिंगफुल तरीके से अकाउंटेबल ठहरा सकें, इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल ठहरा सकें? इसमें से मेरे को जो लगता है कि एक चीज़ हो सकता है कि पहले कि आज के दिन जो प्रोडक्टिविटी लॉस है, लोगों का जो हेल्थ में इम्पैक्ट डायरेक्ट हो रहा है,
इसके ऊपर वो डायरेक्ट क्लेम ले सकते हैं, जैसा मास टॉर्ट केसेस हम बोलते हैं कि एज अ मास टॉर्ट केस, कि आज अगर मेरा आमदनी में कम हो रहा है, मैं ऑफिस अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, इसके कारण जो लॉस है वो लॉस के लिए स्टेट एंड प्राइवेट एक्टर्स एंड सब पोल्यूटर रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसके लिए एक मास कॉम्पनसेशन केसेस जो है एटलीस्ट पब्लिक डिमांड करना चाहिए, बिकॉज ये जो चीज़ है इसके लिए पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज वो भी बाकी साल चुप रहता है, बट अभी जब डिमांड आया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है, हमें केवल डेथ रेट में नहीं जाना है, हमें डेली जो हमारा सर दर्द हो रहा है, हम खांसी हो रहे हैं, आग जो जल रहे हैं, इससे हमें जो इफ़ेक्ट हो रहा है, इसके बारे में भी डायरेक्ट जो है इशू को लेके इम्पॉर्टेंट है कि जो एयर पोल्यूशन एजेंसीज है ये डायरेक्टली हमें कम्युनिकेट करें कि ये सब जो अगर पोल्यूशन लेवल इससे ज़्यादा हो रहा है, इससे आपको ABCD होने वाला है। ये सिर्फ कहना ठीक नहीं कि हैज़र्डस है, हार्मफुल है, गुड है, बैड है, इससे कुछ नहीं हो रहा है। आज आप सिर्फ ग्रीन, रेड और ऑरेंज मार्क कर देते हैं रोड के बीच में, इससे कोई नहीं। आप कोई भी यूरोपियन शहर में देखिए, उसमें साथ में बताता है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके लिए जो इकोनॉमिक लॉस इवन इंडिविजुअली हो रहा है, दे शुड, उनके पास एक राइट है टू आस्क फॉर मास टॉर्ट, और उसके साथ लाइबिलिटी कॉम्पनसेशन आइडियली होना चाहिए। और अभी तो हम देख रहे हैं ऋत्विक के N95 मास्क पहनने तक की भी एडवाइजरीज नहीं आ रही हैं। जैसे आप कह रहे हैं, बस ये बता दिया जाता है कि सिवियर प्लस हो गया, हैजर्डस हो गया है, हवा प्रदूषण इतना बढ़ गया है, लेकिन कोई एडवाइजरीज साथ में नहीं आ रही हैं। कोई नहीं कहा जा रहा है कि इतना आवाज़ उठाई लोगों ने, तब जाके कहीं ये हुआ कि 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, वरना ओवरऑल बस ऐसे बिजनेस एज यूजुअल ही चलता जा रहा है। देखिए, इसी शहर में आपने अगर मास्क को 1 इंच नाक से नीचे रखे तो आपके पास फाइन हो रहा था। तो ऐसा नहीं कि नहीं है। सो जब होना था तो सबके ऊपर हो रहा था। एवरी कोविड के टाइम पर एवरी पर्सन के ऊपर आपने बोल दिया। आप अगर 4 लोग गाड़ी में भी बैठे हैं तब भी आपको मास्क, और आप अकेले भी गाड़ी चला रहे हैं तब भी आपको मास्क पहनना था। आज के दिन कोई भी, और मैं मानता हूं कि ये उस टाइम जिस तरह से कोविड के टाइम पर मंत्री से लेके सभी ऑफिसर्स सब मास्क पहने हुए थे, आज के दिन ये जो लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट है, खुद बता रहे 5 इज़ नॉर्मल। हमारा स्पेशल लंग है, इसमें 40 को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हो रहा है 400 300। तो इस टाइम पर सभी पब्लिक फंक्शनरीज क्यों नहीं मास्क पहन रहे हैं? सेकंड, हम खुद बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। हम क्यों नहीं बोल रहे कि एवरी सिंगल गवर्नमेंट व्हीकल इलेक्ट्रिक होना चाहिए? हम तो ये नहीं बोल रहे हैं। आज के दिन में आप कहीं पर भी देखिए, आप ऑफिसर्स देखिए, मिनिस्टर्स देखिए, जजेस देखिए, बात बोला जा रहा है सब इलेक्ट्रिक के बारे में, पर सब चल रहे डीजल और पेट्रोल व्हीकल में। तो ये जो एक्शन है, इट शुड बिगिन फ्रॉम द टॉप ऑल्सो, ये शुड नॉट। और सब चीज़ में हम जो दोष है वो फार्मर्स के ऊपर दे देते हैं, उससे नहीं सॉल्व होने वाला है। इट हैज़ टू बिगिन विद द टॉप फंक्शनरीज सेइंग हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करेंगे या व्हीकल यूज़ नहीं करेंगे। हम दिल्ली सिटी एक ऐसा सिटी है जहां पर BRT को डिसमेंटल किया गया है। भोपाल में पिछले साल डिसमेंटल किया जाएगा बस रैपिड ट्रांसपोर्ट। तो आप, और इलेक्ट्रिक बसेस जो बढ़ रहे हैं, नंबर्स इतने कम हैं, इससे आपको आज के दिन मैं मानता हूं रियल प्रोग्रेस तब होगा जब आप रोड में जाएंगे, कार कम और बसेस ज़्यादा देखने हैं। उस दिन आपका पोल्यूशन लेवल कम होने वाला है। मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन इज स्टिल व्हीकल्स। सो आज उसके ऊपर आर वी विलिंग टू डू दैट? हमने सब पैसा लगा दिया मेट्रो के ऊपर। हम आज कोई भी कंट्री में उन्होंने मल्टीपल में गए, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक ट्राम, मेट्रो, और फिर हेवी कॉस्ट फॉर पर्सनल ट्रांसपोर्ट एंड पार्किंग। इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो शान से बोला जा रहा है कि हर 2 सेकंड में एक गाड़ी बिक रहा है। इसको हम एज अ मैटर ऑफ प्राइड, मैं मानता हूँ कि दैट इज अ मैटर ऑफ शेम। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम कि आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने कोलैप्स कर गए हैं कि हर सिटीजन को गाड़ी खरीदना पड़ रहा है। सो ये एक जब तक ये चेंज इंडिविजुअल लेवल में नहीं आने वाला है, और जब तक ये कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं आने वाला है, तब तक हम केवल ब्लेम गेम देके इस इशू को सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल ऋत्विक, आप जैसे कह रहे हैं, शायद यही कारण है
कि टॉप पे कुछ हम होते हुए नहीं देखते और एडवाइजरीज आते हुए नहीं देखते कि कहीं कॉम्पनसेशन ना मांगने लग जाएं लोग। तो क्लियर है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसको पॉलिटिकल विल आप कह रहे हैं, उसकी बहुत ज़बरदस्त कमी है। और ये तो साफ है कि अगर हमें कुछ करना है तो वो तुरंत करने की ज़रूरत है, सही एक्शन, टाइम बाउंड एक्शन होने की ज़रूरत है, नागरिकों को जागरूक होने की ज़रूरत है, सरकारों को और इंस्टीट्यूशंस को जवाबदेह होने की ज़रूरत है। तभी सूरत हाल कुछ बदलेगा, और वो भी इमीडिएटली नहीं बदलेगा। उसमें भी जैसा आपने कहा कि कम से कम नहीं तो 5-10 साल तो लग ही जाएंगे अगर बहुत सीरियस एक्शन अब शुरू हो तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विक और अमृता साथ जुड़ने का। अगली बार हम जल्द आएंगे। शुक्रिया, नमस्कार।